बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ। और जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, इसका आज हम फर्स्ट पोर्शन ये करेंगे कि इसको ना हम कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इसको डिफाइन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स लेंगे और साथ ही वेक्टर प्रोडक्ट को भी डिफाइन करेंगे और उसी तरह के एग्जांपल्स लेंगे ताकि इसको हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो देखेंगे। तो आज हमने इसकी डेफिनेशन को और एग्जांपल्स को देखना है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है फर्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, ये भी याद रखना है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। दो वेक्टर्स लें, उनका अगर प्रोडक्ट जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा हो, उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, लेकिन लेना क्या है, हमने दो वेक्टर्स लेनी है। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको रटा भी लगा लें, लेकिन इसको समझेंगे कैसे कि दो वेक्टर से स्केलर क्वांटिटी कैसे हासिल होती है और स्केलर ही क्यों हासिल होती है। और इसकी इक्वेशन जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको जब ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कास थीटा। तो ये कास थीटा क्यों अटैच हो जाता है, तो ये एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ आएगा जी। तो ए और बी क्या, ये मैग्नीट्यूड्स हैं किसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर की, और थीटा क्या है, ए और बी के दरमियान का एंगल। दो वेक्टर्स, उनका प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी है तो प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे, स्केलर प्रोडक्ट का। इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जी जनाब, अभी हम एग्जांपल से पहले ये जो है ना इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको ओपन करें ना ये वाला, ए बी कॉस थीटा। इसमें जो बी कॉस थीटा है, ये अगर दो वेक्टर्स, यहाँ से मैं समझाऊंगा आपको इन इक्वेशंस का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सपोज कर लें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, और दूसरा वेक्टर है बी जो इधर है। ये ऐसी है जैसे कोई जो है ना स्टूडेंट या कोई छोटा सा बच्चा वो खिलौना जो है ना वो लेके जा रहा हो और खिलौने को यहाँ से यहाँ तक वो लेके जा रहा है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो फोर्स लग रही है बाजू की वो ये है इस डायरेक्शन में। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि जब ए और बी, ये प्रोडक्ट उस टाइम हमें मिलेगा जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो। यहाँ पैरेलल नहीं है तो हम इस बी के कंपोनेंट बनाएंगे। बी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट जिसको आप बी साइन थीटा कहेंगे, और एक ये वाला जिसके साथ एंगल है, ये बी कास थीटा कहलाएगा। तो ये बी कास थीटा हमने कैसे हासिल किया है, इस बी वेक्टर का साया जितना ए वेक्टर के ऊपर पड़ेगा इस पॉइंट तक, ये याद रखें। मैं यहाँ से आपको पेन से ये चीज़ शो करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाए। ये साया यहाँ तक पड़ रहा है, ये जो रेड कलर का वेक्टर है ना, ये बी कास थीटा है, दिस इज बी कास थीटा जी। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर यहाँ पे है, इसका वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के पैरेलल है वो क्या है, बी एक्स या बी कास थीटा। ये इस ब्लू कलर के वेक्टर के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ तक, इसका साया ये क्या कहलाएगा, बी कास थीटा। तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वो क्या है, बी कास थीटा। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको ओपन किया तो क्या बनता है, ए बी कास थीटा। तो ये ऐसे भी कह सकता हूँ, ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी कास थीटा को मैं क्या नाम दूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है, ए का साया जो बी पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ए कास थीटा। इसका मतलब है ये ब्रैकेट आप कास थीटा चाहे बी के साथ अटैच करें चाहे ए के साथ। अगर बी कास थीटा तो इसका मतलब है बी का साया किसके ऊपर, ए के ऊपर। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, बी को बाहर निकाल लेता हूँ, ए कास थीटा ले लेता हूँ, तो ए का साया बी के ऊपर, ये वाली डायग्राम। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये देखें, ए डॉट बी, ए बी कास थीटा, ए क्या है, ये हो गया, और बी कास थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी बी का वो हिस्सा जो किसके ऊपर पड़ रहा है, ए के ऊपर, ये रेड कलर वाला, ये बी कास थीटा कहलाएगा। तो इसको ओपन करके हम ऐसे भी बता सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी बी का साया, प्रोजेक्शन बी का साया किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है, बी कास थीटा के। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी कास थीटा, और ए को हमने उसी तरह लिख दिया। उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और ये बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
तो ये दोनों एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं। ये असल में उसी जनरल इक्वेशन को हमने ओपन किया है। एग्जांपल्स, ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। मैकेनिकल वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसे हासिल होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, यानी जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों होने के बावजूद भी आपको वर्क नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह पावर जो है फोर्स डॉट वी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स का जो कंसेप्ट है मैं सेकंड ईयर में बहुत डिटेल के साथ देता हूँ। अभी आप ये देखें, इस एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये एक चेयर है, ठीक है, और आप इस चेयर को यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब आप चेयर के ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स आ गई, ये आप इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं। यह एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री आता है तो यहाँ जितनी भी आप फोर्स लगाएंगे बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी। और ये वर्क की डेफिनेशन है कि फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस हो। अगर डिस्प्लेस नहीं होती तो मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। सो सिंपल। तो देखें, अगर फोर्स ऊपर से लगाते हैं तो बॉडी डिस्प्लेस या चेयर डिस्प्लेस नहीं हो रही, नो वर्क। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो आपको वर्क नहीं मिलता। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब फोर्स इधर से लगाओ, जब इधर से लगाओगे तो ये चेयर पे फोर्स लगेगी तो ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होगी। अब आपको वर्क मिलेगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको वर्क नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको ओपन करते हैं तो आप cos थीटा लेते हैं, और cos 90 आपको क्या देता है? 0। cos 90 0 देगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये भी पता लग गया कि वर्क को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों लेते हैं और स्केलर प्रोडक्ट के लिए एंगल cos थीटा क्यों लेते हैं। इस छोटी सी कहानी से आपको ये बात समझ आ गई होगी। पावर इक्वल टू P इक्वल टू F डॉट V, और थर्ड क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। फ्लक्स मीन्स अगर एयर फ्लक्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा आपको कब लगेगी? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक आपको लाइंस जो है ना वो पैरेलल होंगी। ये मैं बाद में डिटेल के साथ बताऊंगा, सेकेंड ईयर के अंदर इसको हम डिटेल के साथ बताते हैं। अभी आप ये 3 एग्जांपल याद रखेंगे। तीनों एग्जांपल किसकी हैं? स्केलर प्रोडक्ट की। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ है वेक्टर प्रोडक्ट। सेम डेफिनेशन है। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखें, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या फर्क था? वहां पे जो रिजल्टेड है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी थी, जैसे यहां वर्क है, हमें नहीं पता कि ये किसकी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क को हम क्या लेंगे? स्केलर लेंगे। और इस एग्जांपल से मैंने चेयर वाली एग्जांपल से आपको ये भी समझा दिया है कि आपको वर्क कब मिलता है? जब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे। तो यहां पे भी 2 वेक्टर्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? वेक्टर होगा। तो इसका मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। जी, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कुछ सिंपल प्रोडक्ट नहीं है जैसे 2 3 से आप ज़रब दे दें। ये एक वेक्टर है, इसको एक दूसरे वेक्टर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको क्या मिला? ए बी साइन थीटा। ये उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से मेजर करेंगे। तो इसके लिए अब एक जनरल फिजिकल एग्जांपल लेंगे तो आपको ये बात आपके पल्ले पड़ेगी। सबसे पहले हम राइट हैंड रूल लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे। देखें, आप खुद कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो वेक्टर है। अगर वो वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी आप मेजर करेंगे। डायरेक्शन कैसे मेजर की जाती है? सपोज कर लें आपके पास ये 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और ये किसी प्लेन के ऊपर मौजूद हैं, किसी प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। अब आप ये देखें कि आप ए से अगर बी की तरफ जाएं, अपनी उंगलियों को, यानी पहले उंगलियां यहां पे रखें, इन उंगलियों को मोड़ें बी की तरफ, तो आप ये देखेंगे ए से बी की तरफ जाते हुए आपका जो अंगूठा है उसकी डायरेक्शन ऊपर बन रही है, और ये अंगूठे की डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सो सिंपल। अब आप ए क्रॉस की बजाय बी क्रॉस ए लें, बी से ए की तरफ आए, इसी तो ये अंगूठा आपका किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, इस तरह नीचे की तरफ जाएगा। तो अब जो है ना डायरेक्शन किधर हो गई? नीचे की तरफ। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी लेते हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों में। ये देखें, लेंथ देखें इस रेड कलर के वेक्टर की, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? अपोजिट हो रही है। ए से बी की तरफ जाते हुए अंगूठा ऊपर की तरफ है। आपने दाएं हाथ का, ये साइंटिस्ट यूज करते हैं ताकि आप जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन को बताया जा सके। तो यहाँ भी देखें, फिर बी से ए की तरफ आए तो अंगूठा आपको खुद ब खुद किधर जाएगा? नीचे की तरफ।
तो इसका मतलब है अगर B क्रॉस A लेते हैं तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर किधर मिलेगा, नीचे की तरफ। तो ये आपने एक लाइन याद रखनी है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज राइट हैंड रूल। इक्वेशन लिखी, प्लेस द टू वेक्टर्स इन अ प्लेन, ये हमने इस प्लेन के ऊपर दो वेक्टर्स रखे, सच दैट देयर टेल्स आर कंसाइड, ये देखिए इनकी टेल्स यहाँ पे इकट्ठी हैं। रोटेट राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर ए थ्रू स्मॉल एंगल टू वेक्टर बी, ये देखें आपने इसको ए से बी की तरफ विद एंगल थीटा आपने इसको रोटेट करवाया, तो उससे हुआ क्या, देन वर्टिकल थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो सिंपल, ये देखें मैंने आपको बार बार ये बात बताई है। और अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो आपको बी ए साइन थीटा एलिमेंट वेक्टर मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अब नीचे की तरफ। इसको अगर आप सी वेक्टर का नाम देंगे तो इसको माइनस सी वेक्टर कहलाएगा। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये किसके अंदर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आएगा, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बतानी है। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। इसकी मैं यहाँ एक या दो एग्जांपल देता हूँ। ये टॉर्क, ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ का। अब यहाँ पे देखें वही डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हैं, लेकिन रोटेशन के लिए इनका परपेंडिकुलर होना लाजमी है। देखें ये आपने स्पैन ले लिया जिसको आप पाना वगैरह कहते हैं, उससे आप किसी चीज़ को टाइट या अनटाइट करते हैं, इसको रोटेट करवाना चाहते हैं, तो आपको फोर्स ऊपर से या नीचे से लगानी पड़ेगी, तब आप इसको टाइट या अनटाइट करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो इसका मूवमेंट आर्म कहलाएगा, जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये कभी भी आप इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपने रोटेशन करवानी है तो वही दोनों क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये परपेंडिकुलर हो जाती हैं, और जब आपने वर्क करवाना है तो ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं। सो सिंपल। तो इसलिए टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स की, जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगती है। अब यहां पे देखें ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, क्रॉस का मतलब है यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं। ये वेलोसिटी वेक्टर है, यानी एक एरोप्लेन ऐसे आया, इस डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, आगे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। आपसे ये पूछा गया उस पर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। लगेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड और वी ये दोनों पैरेलल ना हो। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी इधर अप्लाई की हुई है, वी भी इधर है, तो ये जैसे पार्टिकल आएगा इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी और ये सीधा निकल जाएगा। देखिए चीजों की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन से जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है, वो कभी लगती है कभी नहीं लगती। हालांकि चीजें मौजूद हैं, वी भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, लेकिन जो एंगल है वो डिसाइड कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और वी इधर है, तो अब क्या होगा, राइट हैंड रूल देखेंगे तो ये जो इसका ये अंगूठा आप इधर रखें, उंगली अंदर की तरफ रखें, जो पाम है आपका हाथ का ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये आपका इधर बनेगा। ये जैसे इंटर होगा इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज अ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। किस पे डिपेंड कर रहा है, वी क्रॉस बी पे। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, और भी बहुत से हैं, तो एटलीस्ट आपने 3 एग्जांपल्स देनी है। बाकी क्योंकि आगे आप बार बार पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। एक छोटी सी इन 2 एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश की है कि जब अब आपके पास चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल रही होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक हो गया। तो ये 3 एग्जांपल्स, ठीक है, ये आपने नहीं बनाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आपने 3 एग्जांपल्स देनी है। और ये राइट हैंड रूल ये आपको आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट की, और इक्वेशन तो आपने लाजमी लिखनी है। बाद में स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, ये उसकी मैग्नीट्यूड होगी और ये उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि रिजल्टेंट आपका क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसमें ये भी बनाना नहीं है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया 3 एग्जांपल्स, और ये इक्वेशन उसके हिसाब से ये डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको डिफाइन भी करना है स्केलर प्रोडक्ट को। बहुत आसान है, दोनों को कंपेयर करके करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।